जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। CFF AC 2018 के आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ पॉलिटी से, संविधान से, और इस सीरीज से आपको ये समझ आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यूपीएससी बनाता है। और कईयों को कई बार प्रैक्टिस करने होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक वाइज मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो ये जो सीरीज़ है ये टॉपिक वाइज मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस किए, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे वो आपका ना साइंस है। सब चीज़ें हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन सीरीज़ में। एक अनाउंसमेंट है जी, जब शिक्षा हो सही तो परीक्षा की चिंता नहीं। मतलब अगर गाइडेंस सही हो तो कभी एग्जामिनेशन की टेंशन नहीं होती, बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड वेरी वेल। So learning is a long process, so do it right with the right strategy and right preparation with the guidance of our top educators for CDS, NDA, SSB, CFF and FCAT। ये 19 जून को 2022 में, जो अपना 19 जून को 11 से लेकर शाम के 4 बजे तक एक फ्री वॉक थ्रू वर्कशॉप है, ओपन फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। अगर आपको किसी को भी डिटेल्स चाहिए इसके बारे तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8585858585। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अनअकैडमी ने अपने ब्रांडेड नोट्स निकाले फॉर डिफेंस, स्पेशली एनडीए और सीडीएस दोनों कैटेगरी में। दीज नोट्स हैव बीन स्पेशली क्यूरेटेड बाय द एक्सपर्ट्स एंड रिव्यूड बाय द टॉप एजुकेटर्स, एक्सेसिबल एनीवेयर एंड एनी टाइम फॉर एवरी यू कैन से प्लस लर्नर ऑफ अनअकैडमी। और अगर कोई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वाला तो उसको हार्ड कॉपी दे विल बी गेटिंग एट देयर होम। सो ये ऑफर वैलिड है 6/12/2024 के बाद के लिए, मतलब 12 जून से उसके बाद। आइए ज़रा अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, अशोक मेहता कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू मेक रिकमेंडेशन ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आप सभी को याद होगा, हमने बलवंत राय मेहता कमेटी पढ़ी थी, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी भी आई थी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर स्ट्रक्चर की बात की थी, जो अभी भी हमारे पंचायती राज में 3 टायर स्ट्रक्चर ही फॉलो किया गया, लेकिन इस अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर स्ट्रक्चर की बात की थी इन पंचायती राज। और उसके बाद GV के राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, तो उन कमेटी से क्वेश्चन पूछा अशोक मेहता कमेटी किसके रिलेटेड बनी थी। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पंचायती राज सिस्टम। आई होप एवरीबडी इज एबल टू रिकॉल। ज़रूर पंचायती राज की जो एवोल्यूशन है, कमेटीज़ को चेक करिएगा कौन कौन सी कमेटीज़ बनी थी। GV के राव जिसने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देने की बात की गई थी, LM सिंघवी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और एक थुंगटन कमेटी, चेक करिएगा। और ये भी याद रखिएगा 73rd अमेंडमेंट, जिससे 11th शेड्यूल भी ऐड हुआ था, और साथ के साथ पार्ट 9 में 243 आर्टिकल से लेकर 243O तक आर्टिकल्स ऐड किए थे पंचायती राज के लिए। सो आर्टिकल पार्ट 9 बिल्कुल, और शेड्यूल 11, और शेड्यूल 11 में टोटल 29 आइटम्स हैं। 29 आइटम्स को भी ज़रूर एक बारी देखिएगा क्या क्या आइटम्स हैं। मेरे को पक्का पॉसिबिलिटी है CFF और CDS में क्वेश्चन पूछ सकता है इन आइटम्स की लिस्ट लेके कि कौन कौन सी 29 आइटम्स 11 शेड्यूल में है। इसी प्रकार 74th अमेंडमेंट है, जिसने 12th शेड्यूल ऐड किया गया पार्ट 9A में 243 MNOP से लेके ZG तक। तो ये भी याद रखना है आपने, ये 73rd और 74th अमेंडमेंट। The power of President of India to refer a matter back to the Council of Ministers for reconsideration was inserted in Constitution by what? कि प्रेसिडेंट को पावर कहाँ से आई थी कि मैटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फिर से वापस दे सके। बिल्कुल ही 44th अमेंडमेंट, याद रखिएगा 1978 मोरारजी देसाई की सरकार थी जब ये प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि अगर उसको ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द बिल विच हैज़ बिन पास्ड या सजेशन विच हैज़ बिन गिवन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ही कैन रेफर इट बैक टू देम। दैट वॉज 44th अमेंडमेंट। 42nd और 44th अक्सर आपको कंफ्यूज करेंगे। याद रखिएगा 42nd अमेंडमेंट से चीज़ें ऐड की गई थी और 44th से चीज़ें हटाई गई थी। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी भी 44th से हटाया गया था। एक्चुअली कॉन्ट्रेरी थे एक दूसरे के, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के टाइम थी 1976 में। और ये ईयर भी याद करने का तरीका 4+2 6, 44th 4+4 8। तो इस प्रकार 1978 1976, डू रिमेंबर बोथ ऑफ दीज ईयर्स। Next question, the federal system of India and the USA are different in all following respects except one. States representation in the upper house, वहाँ पर तो बराबर है जी। US में हर स्टेट की 2-2 सीट्स हैं, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। डुअल सिटीजनशिप,
ये इंडिया मतलब स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन तो है, इंडिया में भी है, यूएस में भी, अपर हाउस में, तो ये ठीक है। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा, इक्वल तो कहीं नहीं लिखा, तो यहाँ पर इंडिया और यूएस से सेम है। डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट्स और अपने सुप्रीम कोर्ट, ये भी ठीक है। डुअल गवर्नमेंट भी है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन डुअल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं है। इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, यूएस में क्या है, स्टेट की अलग सिटीजनशिप है, देन कंट्री की अलग है, तो वो डुअल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं फॉलो की जाती, और यही पूछा है एक्सेप्ट। सिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट वन। दोस्त डिफरेंट एक्सेप्ट, थोड़ा सा ये क्वेश्चन को एक बार चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स, दैट इज आर्टिकल 44 डीपीएसपी में दिए हुए लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव, अगेन डीपीएसपी। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 47 में। प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये भाई फंडामेंटल ड्यूटी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये डीपीएसपी पर, क्योंकि आम बंदा ये कंफ्यूज हो जाएगा। अगर तो आर्टिकल्स के साथ मेरे साथ आपने याद किया तो दिक्कत कभी आनी चाहिए। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव है, ड्यूटी ऑफ ये भी है जी, और मैंने बता भी दिया 47 में, जहाँ पर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और ड्रिंक्स को मना भी किया, और ये भी है कि स्टेट को रेज करना चाहिए, और ये बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटी है जी। तो आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए था। Concerns has found a place in both fundamental duties and this one. Safe of public property, ठीक है जी। Protection and improvement of environment, found a place in both। तो भाई environment को प्रोटेक्ट करना दोनों का जी, फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, डीपीएसपी में भी है। क्लियर है, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी में है। Abjure violence and protect the safeguard the public property, respect for rich heritage of our composite culture, fundamental duties में। उसके बाद प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डीपीएसपी में 97th अमेंडमेंट से ऐड किया गया। बट जो एनवायरनमेंट है वो दोनों जगह पर फंडामेंटल ड्यूटी में भी है और डीपीएसपी में। डीपीएसपी में 48A में है, तो बिल्कुल जी आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए था इस क्वेश्चन में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जहाँ पर ये भी पिछला भी ड्यूटीज़ और डीपीएसपी में डिफरेंस पता होना चाहिए, मतलब कौन सी ड्यूटीज़ है कौन से डीपीएसपी। और इसको बरखूबी से मैंने आपकी पॉलिटी सीरीज़ में, वंदे मातरम सीरीज़ में डिस्कस कर रखा, कभी कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकती। पंचायती राज पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा, ठीक है जी। इलेक्शन टू द नॉट करेक्ट पूछा ना, इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये भी ठीक है जी, क्योंकि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन बनी 73rd अमेंडमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय लॉ ऑथराइज द पंचायत टू लेवी टैक्सेस, दैट इज रॉन्ग। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट सब्जेक्ट है जो पंचायती राज है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सी ऑप्शन, एवरी पंचायत कंटिन्यूज फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वीनिंग, ये भी ठीक है जी। ऑल ऑफ दीज 3 आर ठीक, सी गलत था। सिंपल क्वेश्चन है, पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार सीडीएस सीएफएफ में क्वेश्चन यहाँ से भी हमेशा पूछ रहा है यूपीएससी, तो इसको प्रॉपर फोकस करें। सिंपल टॉपिक इज इट कैन बी इजीली कवर्ड। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जी, कि कौन कौन सी भाषाएं 8th शेड्यूल में दी हुई हैं। नेपाली, कोंकणी, टुल्लू, टुल्लू वाली कोई है ही नहीं बात। और याद रखें 8th शेड्यूल मैंने बहुत बखूबी से आपको, फिर से मैं कह रहा हूँ, वंदे मातरम सीरीज चेक करिएगा मेरे इसी चैनल पर। 21, 71, 92 ये अमेंडमेंट्स भी बताई थी जिससे ऐड हुई थी। ओरिजिनली 14 थी, इस समय 22 है। 21 से 1 ऐड हुई थी सिंधी, 71 से 3 ऐड हुई थी, और वो कौन कौन सी थी, कामना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 92nd से BDSM, बोडो, डोगरी, सेंथली एंड मैथिली। तो टुल्लू वाला तो है ही नहीं जी, उर्दू है, संथली है, कोंकणी है, मैथिली ये नहीं है जी। क्लियर है, संथली, कोंकणी, भोजपुरी बिल्कुल नहीं है ना, भोजपुरी, मैथिली है जी, फिर बिल्कुल जी मैथिली तो है, बी ऑप्शन। भोजपुरी कहीं नहीं है। मैथिली आपको पता बिहार में बोली जाती है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, देन संथली, उर्दू भी है जी, नेपाली भी है, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन, इसलिए 8th शेड्यूल में भाषाएं अच्छे से चेक करें कौन कौन सी हैं, वहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ चुका यूपीएससी सीडीएस में, और इस प्रकार ये सीएफएफ 2018 में भी पूछो। बी शुड हैव बीन आंसर, संथली है, उर्दू है, कोंकणी है और मैथिली भी है, तो बी शुड हैव बीन आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है जी, नॉट एग्जामिन द इशू ऑफ रिमूवल ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। इन कमेटी से भी तकरीबन क्वेश्चन आता है, सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, वेंकटाचलय्य कमीशन, ये सारे सेंटर स्टेट रिलेशन का जब चैप्टर पढ़ोगे उसमें मिलेंगे। यहाँ पर इसका आना चाहिए था ठक्कर कमीशन, क्योंकि इन तीनों ने तो सेंटर स्टेट रिलेशन में गवर्नर के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। गवर्नर एक न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए, किसी उस स्टेट से भी नहीं होना चाहिए, और दूसरा ही शुड नॉट बी पॉलिटिकल पर्सन, ही शुड बी एन एमिनेंट पर्सनैलिटी। नेक्स्ट, किन किन केसेस में जॉइंट सिटिंग आज तक बैठी, मैंने प्रॉपरली आपको बताया भी हुआ, आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग के बारे में दिया हुआ, और वहाँ पर किन किन केसेस में आज तक सिर्फ 3 बारी बैठी है, डाउरी एक्ट, पोटा एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन। तो ये भी डाउरी है, बैंकिंग सर्विसेज है, पोटा है, ये नहीं है। तो आंसर 1, 2 और 3 होना चाहिए, सी ऑप्शन। और मैंने बताया जॉइंट सिटिंग को प्रेसाइड कौन करता है, स्पीकर। बुलाता कौन है जॉइंट सिटिंग, प्रेसिडेंट। और जॉइंट सिटिंग में होता है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों इकट्ठे होकर बैठते हैं, सिंपल मेजोरिटी से बिल पास किए जाते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो 1, 2 और 3 सी ऑप्शन शुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, पीस एक्ट पे भी क्वेश्चन आएंगे। ग्रेटर से टू लोकल ट्राइबल ओवर कॉमन रिसोर्सेज, प्रोवाइड्स ग्रेटर डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नॉट पूछा कि पूछा, एक्सटेंड्स द प्रोविजन ऑफ 73rd अमेंडमेंट टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वैसे तो ये भी लगेगा लोकल ट्राइबल कम्युनिटी को ज़्यादा दिया है, पावर टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी है, ब्रिंग शेड्यूल्ड एरिया अंडर द बेटर कंट्रोल ऑफ लोकल पंचायत, नो, एक्सटेंड्स द 73rd अमेंडमेंट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। इनमें से कौन सा बंदा नीति आयोग से एसोसिएटेड नहीं है? प्राइम मिनिस्टर तो इसका चेयरमैन होता, काउंसिल मिनिस्टर भी इसके मेंबर्स होते, चीफ मिनिस्टर सभी स्टेट्स के, ये भी। तो बेसिकली याद ये भी रखना, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है नीति आयोग। क्लियर है जी? जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था 2014 में, ना तो संवैधानिक है और ना ही लीगल है, मतलब नॉन स्टैट्यूटरी। पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं पास किया कि नीति आयोग बननी चाहिए, कुछ ऐसा नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री ने सोच लिया और बना दिया था। लेकिन राष्ट्रपति का इससे लेना देना कुछ नहीं। इसका मेन प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल के बेसिस पे बनी है, दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिस नीति आयोग हैज बीन फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज नॉट फाइंड मेंशन इन 371। ये भी मैंने बहुत अच्छे से, आप प्लीज़ मेरे वीडियो के शॉर्ट्स भी चेक करिएगा, मैंने सारी पॉलिटी भी छोटे छोटे शॉर्टकट्स बना के आपको सिखाया है। इसके भी 371 में ABCD ऐसे हैं, और उसके लिए मैंने निमोनिक बना रखा, नामा स्मैगक। चेक करोगे तो आपको समझ आएगा, ये एक A से, B से, C से, D से, ये 371A है, ये 371B है, ये 371C है, ये 371D, इस प्रकार सारे आपको याद भी हो जाएंगे। इस निमोनिक को याद रखना, नामा स्मैगक। और उसमें कहीं भी मध्य प्रदेश दिया ही नहीं हुआ है। G से गुजरात है, कर्नाटका भी है, महाराष्ट्र भी है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं है। तो B आंसर होना चाहिए। ज़रूर चेक करिए इस शॉर्ट को भी मेरे इसी चैनल पर। नेक्स्ट, हैज़ नो मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, एस्टीमेट्स कमेटी की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। इसके भी 22 मेंबर, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। एस्टीमेट कमेटी में 30 के 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 9 राज्यसभा। और इन तीनों का कार्यकाल 1 साल होता है। ये फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं, पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमेटीज़। मिनिस्टर कभी भी इनका मेंबर नहीं बन सकता है। इस पे भी तकरीबन UPSC हर बारी CDS में, CFF में डालता है क्वेश्चन, नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि किस अमेंडमेंट से स्पीकर और चेयरमैन की जो है पावर बढ़ी है। 61st अमेंडमेंट तो आपको पता वोटिंग एज है, तो इससे कौन सी स्पीकर की पावर बढ़नी है? नो। एंटी डिफेक्शन एक्ट इज़ द राइट आंसर। 52nd अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल ऐड हुआ था, और इससे क्या होगा, क्योंकि स्पीकर डिसाइड करता है डिफेक्शन हुई है कि नहीं इन लोकसभा, और चेयरमैन डिसाइड करता है डिफेक्शन हुई है कि नहीं इन राज्यसभा। तो आंसर B ऑप्शन होना चाहिए। B should have been the right answer in this question. Next question is associated with primacy of Chief Justice of India and the collegium system in appointment and transfer of higher judiciary. ये किस केस में हुआ था? नंबर 1 केशवनंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये तो बिल्कुल नहीं है जी। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड देन SP बुमाई वर्सेस, मेरे हिसाब से SP गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। B ऑप्शन होना चाहिए। चेक करके मेरे को आपने कंफर्म करना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट बाय विच अमेंडमेंट? इट वाज 35th अमेंडमेंट जिससे एसोसिएट स्टेट बना था। 36th अमेंडमेंट से फुल फ्लेज स्टेट बना।
मैंने ये सारे टॉपिक ना आपको पूरे अच्छे से करवाए, चेक करिएगा याद से वंदे मातरम सीरीज़ में, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में सब चीज़ें मिलेंगी। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल ठीक है जी। मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम, बाकी नॉमिनेटेड होते हैं 12, ठीक है जी, बाकी सारे स्टेट लेजिस्लेचर से इलेक्ट होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज नीड टू हैव देयर डोमिसाइल इन द कंसर्न स्टेट, ऐसा नहीं है। आपने, मैंने बताया अपने मनमोहन सिंह, ही वॉज इलेक्टेड टू राज्यसभा इन फ्रॉम असम, लॉट ऑफ स्टेट्स हैव दिस थिंग, सो ये नहीं है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन। So I hope you people enjoyed this session. You people understood what type of questions UPSC asked in your CA paper. Easily concurrable, बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं अच्छे से। तो ये था जी आज का सेशन विद पॉलिटी। वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दिस पेपर। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगे, डू शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट अ बेल आइकन टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। जय